माननीय मुकुल कनिटकर जी हम सबको आगे क्या करना है इसकी राह प्रशस्त कर रहे थे। सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बता रहे थे। उसका क्रियान्वयन हम सबके कंधों पर है और साथ ही ऐसी शिक्षा नीति जो शिक्षक केंद्रित है, समाज केंद्रित है। अब मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में गौरवशाली उपस्थिति है आज के मुख्य वक्ता और भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्रीमान माननीय शंकरानंद जी से। मैं निवेदन करता हूं आज के इस वक्त पर, इस विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करें, अपना पाथेय दें। परम श्रद्धेय शंकरानंद जी। मंच पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ महानुभाव और मंच के सामने उपस्थित राष्ट्र के भविष्य निर्माता ऐसे शिक्षक, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम समर्पित करता हूँ। आज बहुत बड़ा संयोग है ऐसा मुझे लगता है। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन, इसके साथ शोभारती विश्वविद्यालय का जो MOU हुआ है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर शिक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए जो हमने भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा नीति आयोग के सहयोग से देश भर में जो आंदोलन के रूप में हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये दोनों साथ हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संयोग ऐसा मुझे लगता है। भारत के इतिहास में, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब जो कालखंड है 2020-2021, आने वाले कुछ 10-1 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि हम संधि काल के द्वारा हम गुजर रहे हैं। ये संधि काल है। दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड। The country, the society is changing itself from the one state to the other state. एक अवस्था से दूसरे अवस्था को प्रवेश करने के बीच का यह संधि काल है। पूर्व अवस्था से छुटकारा प्राप्त करते हुए दूसरी अवस्था को प्रवेश करने के बीच का है। ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है सदा के लिए। एक व्यक्ति के जीवन में हो या एक संस्था के जीवन में हो, एक समाज, एक देश के जीवन में हो, ऐसे संधि काल जितने भी आते हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। वैसे यह कालखंड भी चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए चुनौतीपूर्ण है। 185 वर्ष से जो हम गुलामीपन का महसूस करते थे, ऐसी एक शिक्षा नीति सदा के लिए समाप्त होकर अपने तंत्र के आधार पर देश का भविष्य निर्माण करने के लिए जो भी नीतियां चाहिए शिक्षा क्षेत्र में, वो सभी स्वीकार हो चुका है। उसका क्रियान्वयन करने के लिए हम सज्ज होना बाकी है। इस शिक्षा नीति को स्वीकार करने के बाद 29 जुलाई 2020 को इस देश में कई सारे ऐसे देश विरोधी तत्व जो विद्यमान हैं, वो इसको विरोध करने के लिए असहायक बन गए कि किस विषय पर इसका विरोध हम कर सकते हैं। ये बहुत टटोलने के बाद भी उनके पास एक भी बिंदु नहीं मिला इसको विरोध कर सके।
इसलिए ये आलोचना एक ही रही, वो है कि इतना आदर्श आपने बना दिया है, इसका क्रियान्वयन आप कैसे कर सकते हैं। यानी क्रियान्वयन को लेकर जब आलोचना प्रारंभ हो गए तो नीति स्वीकार हो गई, ऐसा हमको समझना पड़ेगा। अभी चुनौती अपने कंधों पर है। जो साहसी है वो ही चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करके समाज में परिवर्तन लाने का सफल प्रयास करता है। भारत का इतिहास ही वैसा है। हाल ही में हम कोरोना का जो सामना किया है वो दुनिया में चमकाने वाला है, अनोखा है। जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है उसको यदि हम देखते हैं और आबादी देखते हैं तो कोरोना को सामना करना ये असंभव था। लेकिन भारत के मानस में ही यह गुण अंतर्निहित है कि हम किसी से, मृत्यु से भी हम डरते नहीं हैं। इसीलिए हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है, लाखों वर्षों से इतिहास इसके लिए साक्षी है कि हर चुनौती को हम अवसर में परिवर्तित करते हुए हम आगे बढ़ने के लिए हम उन्मुख हो जाते हैं। अभी जितने सारे समस्याओं को भारत में हम झेल रहे हैं, धोखाबाजी का हो, भोग लालसा का हो, झूठापन का हो, अत्याचार, भ्रष्टाचार या विषमता का हो, जितने भी समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उन सभी समस्याओं का जड़ है शिक्षा। एक मनुष्य बस में बैठकर खिड़की से थूकता है, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं ये नहीं देखता। वहां से लेकर इसरो में, डीआरडीओ में भ्रष्टाचार के माध्यम बन जाते हैं। भोग लालसा के कारण, धन की इच्छा के कारण वहां तक सभी समस्याओं का जड़ है शिक्षा। यदि शिक्षा में जो परिवर्तन आना चाहिए यानी भारतीयता आनी चाहिए, जब तक वो नहीं आती है तब तक भारत समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लाना ये बुनियादी विषय है और बहुत चुनौतीपूर्ण। एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण इसीलिए है कि यहां मनुष्य का निर्माण होता है। वी आर मेकिंग द मैन इन थ्रू एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का निर्माण करना पड़ता है। परिवर्तन तब आता है यंत्रों के द्वारा, तंत्रज्ञानों के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा परिवर्तन संभव नहीं है। वो सभी चाहिए, लेकिन केवल उतने से परिवर्तन नहीं आ सकता है। उन सभी का उपयोग करते हुए मनुष्य मात्र को जीने के लिए इस परिसर को स्वर्ग बनाने का संकल्प और स्वभाव ये मनुष्य में रहना चाहिए। जब तक मनुष्य वैसा नहीं रहता तब तक ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या यंत्र हो, तंत्र ज्ञान हो, उपयोगी नहीं हो सकता है। इसीलिए मनुष्य निर्माण सबसे, दुनिया में सबसे कठिनतम काम है। हम सभी इसके साक्षी भी हैं। हम सभी इसके लिए साक्षी हैं। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कोख से जन्म लिए हुए बच्चे भी अपना नहीं सुनते। अपने परिवार में बच्चे हमारे मन के अनुकूल होना चाहिए
वो अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहिए, अपने कुल का नाम रोशन करना चाहिए। ऐसे यदि हम सोचते हैं तो वो ऐसा नहीं है। वो ऐसा करना चाहते हैं तो कर नहीं पाते। अभिभावकों का एक ये बड़ी समस्या है। ये अपने परिवार में अपने कोख से जन्मा हुआ बच्चों को ही हम ठीक नहीं कर पाते हैं तो मनुष्य को कैसे ठीक कर पाएंगे। इसीलिए मनुष्य का निर्माण, मनुष्य को योग्य बनाना ये दुनिया में सबसे कठिनतम काम है, लेकिन असंभव नहीं है। भारत में एक एक मनुष्य को श्रेष्ठ बना के दिखाया है। यह भारत में जीता जागता उदाहरण के रूप में भारत विद्यमान है अपने सम्मुख। कठिन है, असंभव नहीं है। वो भी शिक्षा ही माध्यम है। एक परिवार एक छोटा सा माध्यम है और बड़ा माध्यम है शिक्षा। वो भी शिक्षा ही है। परिवार में शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य गढ़ाया जाता है। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से दुनिया के सबसे बहुत कठिनतम और महत्वपूर्ण कार्य मनुष्य निर्माण का हो जाता है, तो उसका प्राण तत्व है शिक्षा क्षेत्र का शिक्षक है। इस मनुष्य निर्माण का इतनी बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य को करने वाला कौन? इस चुनौतियों को स्वीकार करने वाला कौन? ये बीड़ा उठाने वाला कौन? एक ही है। केवल भारत में मात्र नहीं, दुनिया में एक ही व्यक्ति है, वो शिक्षक। इसीलिए शिक्षक सर्वोपरि है। शिक्षक से तुलना करना नहीं चाहिए किसी अन्य व्यक्ति को, क्योंकि वो अतुलनीय है शिक्षक। इसीलिए राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए शिक्षक पहले बनना चाहिए। कहीं पर नौकरी नहीं मिली, इसीलिए विकल्प मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैंने शिक्षक बन गया। ऐसे बोलने वाले जब तक शिक्षक के रूप में रहते हैं, तब तक इस देश का उद्धार कभी भी संभव नहीं है। शिक्षक पहला विकल्प जिसके मन में है, वो ही शिक्षक बनना चाहिए, जो सबसे बुद्धिमान है, सबसे समर्पित है, सबसे गुणवान है। केवल बुद्धिमान होने से नहीं चलेगा, बुद्धिमत्ता से मात्र नहीं चलेगा, गुणवत्ता भी चाहिए। गुणवत्ता हो, बुद्धिमत्ता हो, नीतिमत्ता हो, शासन क्षमता हो और सात्विकता भी हो। ऐसे लोग जब शिक्षक प्रथम विकल्प के रूप में शिक्षक बनने के लिए सोचते हैं, तब जाकर हम देश में परिवर्तन ला सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टीचर एजुकेशन को लेकर इसके बारे में बहुत चर्चा की गई है। शिक्षा को लेकर टीचर एजुकेशन, टीचर फैकल्टी डेवलपमेंट, जहां तक यानी शिक्षक की पदोन्नति भी आयु के आधार पर और सीनियरिटी के आधार पर इसके बाद संभव नहीं हो पाता है। पदोन्नति तब मिलती है जो स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, उस स्टैंडर्ड्स को खरा उतरने वाले शिक्षक ही पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं, आयु के आधार पर नहीं। इसका विरोध भी हो सकता है, लेकिन विकल्प नहीं है। शिक्षक श्रेष्ठ ही बनना चाहिए।
शिक्षक इस देश में एक वीआईपी होना चाहिए। वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वो संसद हो, वो शिक्षा मंत्री हो, शिक्षक के सामने झुकना चाहिए। जैसे प्राचीन अपने देश में पुरातन काल में जब राजा गुरुकुल प्रवेश करता था, गुरु के सामने झुकता था, नतमस्तक हो जाता था। क्यों? गुरु श्रेष्ठ है, वहां शिक्षक श्रेष्ठ है, राजा से भी सर्वोपरि है। ऐसी स्थिति भारत में निर्माण करना अपना दायित्व है। अभी भी फिलीपींस में हो, दक्षिण कोरिया में हो, जापान में हो, शिक्षक वीआईपी है। अपने एक मित्र कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट हैं, उनके पत्नी कुछ अनुसंधान के लिए वो गई थी। वहाँ के प्रोफेसर दक्षिण कोरिया के, उन्होंने पूछा, आपको दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने के लिए? भारत में अपने एम्बेसी ने कुछ दिक्कत तो नहीं की? मैं कहा नहीं, 2 बार बुलाए थे जांच के लिए। जांच के लिए बुलाया आपको? हाँ, 2 बार बुलाए थे। इतनी सी मात्र से उन्होंने फ़ोन लगाया अपने देश के एक्सटर्नल मिनिस्टर को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के सेक्रेटरी को। इतना डाटा उन्होंने क्षमा मांगने तक छोड़ा ही नहीं। भाई साहब, इसके बाद ये गलती कभी भी संभव नहीं हो सकता, हम सावधानी रखेंगे। अरे, एक शिक्षक को भारत से एक प्रोफेसर ने बुलाया है, इसके ऊपर आपको आशंका है मन में? क्यों जांच आपने करवाया? वहाँ जांच, भौतिक परीक्षण भी हवाई अड्डे में, हवाई अड्डे पर शिक्षकों की भौतिक परीक्षण नहीं होती है। समाज सुधार लाने का, देश को ऊंचाई तक पहुंचाने का यदि कोई कर सकते हैं तो वो शिक्षक है। शिक्षक का स्थान इतना महत्वपूर्ण होने के बाद शिक्षक कैसा रहना चाहिए? वो पैसे के लिए आजीविका के रूप में काम करने वाला शिक्षक वो उपाध्याय कहलाता है। वो पैसे के लिए 10:30 बजे से 5:30 बजे तक, 7:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक काम करने वाले वो शिक्षक उपाध्याय कहलाते हैं, सबसे निचले स्तर के हैं। प्रत्येक शिक्षक अपनी चेतना का स्तर को ऊंचाई तक उठाते हुए वहां से शिक्षक बनना चाहिए। आचरति इति आचार्यः शिक्षयति इति शिक्षकः। पहले आचरण में लाना, पहले उसका प्रयोग खुद के जीवन में करना, बाद में बताना। पहला करनी, बाद में कथनी। इसीलिए उपाध्याय से ऊपर उठकर अपन को शिक्षक के स्तर पर ले जाना चाहिए। चेतना का स्तर जब ऊंचाई तक पहुंचता है तब शिक्षक बन सकते हैं। और भी उच्च चेतना स्तर पर पहुंचना चाहिए, वो है आचार्य, वहां से गुरु, वहां से ऋषि। सही अर्थ में पदोन्नति नहीं, चेतना का स्तर को उन्नति की ओर ले जाना सही मायने में विकास है। शिक्षक यदि स्वयं को ऐसे नहीं कर लेता है, स्टाफ रूम में बैठकर ओपनिंग, कॉलेज ओपनिंग के पहला दिन इस वर्ष कौन से छुट्टियां हैं, कितनी छुट्टियां हैं, इसके बारे में चर्चा जो करते हैं, वो शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन कैसे संभव कर पाते हैं भाई? वो भी कई नेशनल हॉलिडे रविवार आ गया, इतना दुखी होते हैं, अरे ये बर्बाद हो गया एक छुट्टी। ऐसे कहने वाले शिक्षक परिवर्तन के पुरोधा नहीं बन सकते।
शिक्षा मनुष्य निर्माण का है, इसीलिए छात्र को तैयार करना ये अपना काम है। ये सरल नहीं है, ये कठिन है। इसीलिए कंटेंट जनरेशन, पाठ्य वस्तु का निर्माण, एकेडमिक ऑटोनॉमी दी गई है। इस एकेडमिक ऑटोनॉमी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक को दी गई है, संस्थान को दी गई है। इसका सुयोग्य उपयोग करते हुए कंटेंट जनरेशन करना चाहिए। पाठ्य वस्तु का निर्माण, पाठ्य वस्तु का निर्माण करते समय लर्निंग आउटकम्स क्या रहना चाहिए? यदि नजर के सामने ये लर्निंग आउटकम्स नहीं रहते तो पाठ्य वस्तु निर्माण वो बेकार है। लर्निंग आउटकम्स क्या होना चाहिए? आप सभी इस विषय पर बहुत जानने वाले हैं। मैं मेरी मन की बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। What should be the learning outcomes? After completing the 15, 16, 17, 18 years of formal education, what should be he? What should be he or she? एक छात्र, एक छात्रा औपचारिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो कैसे रहना चाहिए, ये यदि हमने दृष्टि के सामने रखेंगे तब पाठ्य वस्तु का निर्माण करने के लिए एक दिशा मिल सकती है। कचरा भरना नहीं है। पहला है वन शुड बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग। शारीरिक दृष्टि से एक छात्र सशक्त सबल होना चाहिए, भीमकाय। ही शुड बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग। दिस शुड बी द फर्स्ट लर्निंग आउटकम। ऐसे होने के लिए पाठ्य वस्तु में और पाठ्यक्रम में क्या क्या हमको जोड़ना पड़ेगा, इसके ऊपर हमको काम करना है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। दूसरा है मेंटली वन शुड बी प्योर, साउंड एंड पेट्रियाटिक। मन से शुद्ध, पवित्र, देशभक्त होना चाहिए। ऐसा एक छात्र होने के लिए हमको क्या क्या पाठ्य वस्तु में जोड़ना पड़ेगा। तीसरा है इंटेलेक्चुअली वन शुड बी क्रिएटिव। विद्वत्ता की पराकाष्ठा तक पहुंचने वाला होना चाहिए। दुनिया के किसी कोने में हो, विद्वत्ता के शिखर, ऐसे नॉलेजेबल, विद्वत्ता में श्रेष्ठ, ऐसे बनने के लिए वो स्वयं के विषय, वो कौन सा विषय उन्होंने चयन किया है उसमें वो आसमान को छू जाए, ऐसा होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली, pragmatically, he should be perfect. He should be ambassador of भारत। भारत के वो एम्बेसडर बनकर देश के कोने में कहीं पर जाएगा तो भारत के नाम रोशन ही करेगा। ऐसे विद्वत्ता का शिखर बनकर वो तैयार हो जाना चाहिए। इंटेलेक्चुअली वन शुड बी क्रिएटिव। प्रश्न समाप्त होने से पहले ही उत्तर देने वाला, कुशाग्रमति, प्रत्युत्पन्नमति। ऐसा होने के लिए हमको पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम में क्या क्या जोड़ना पड़ता है, ये तीसरा लर्निंग आउटकम है। चौथा है स्पिरिचुअली रूटेड। उसका जड़ आध्यात्मिकता में जोड़ना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। यदि आध्यात्म के बिना ज्ञान आता है, यानी भक्ति के बिना ज्ञान अहंकार को निर्माण कर देता है। भक्ति के बिना ज्ञान से अहंकार ही निर्माण होता है। भक्ति के बिना कर्म से भोग लालसा बढ़ जाती है।
इसीलिए भक्ति बीच में रखना है। ज्ञान और कर्म के बीच यदि भक्ति नहीं रहती तो मनुष्य परिपूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए स्पिरिचुअली रूटेड इज इनएविटेबल। पांचवा और अंतिम लर्निंग आउटकम इस सूची में सोशली प्रोडक्टिव, सामाजिक उपयोगिता रखने वाला, बोझ बनने वाला नहीं। यानी मैं इस लंबा जीवन शिक्षा 15, 16, 17, 18 वर्ष में शिक्षा प्राप्त किया हूं, इसका सार क्या है, इसका संदेश मेरे जीवन में क्या है? मैं समाज के लिए जीना चाहिए, मैं दुनिया के हित में जीना चाहिए, प्राणी मात्र के सुख के लिए मेरा जीवन समर्पित होना चाहिए। यह भाव यदि उसमें निर्माण नहीं होता, उसके व्यवहार में यदि यही नहीं दिखता, तो वो बेकार मनुष्य है। इसीलिए शिक्षा मुक्तकरी होना चाहिए, युक्तकरी होना चाहिए और अर्थकरी भी होना चाहिए। दैट इज द एजुकेशन विच लिबरेट्स इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ये शब्द भी ठीक नहीं है। ही इज कॉल्ड एज एन इंडिविजुअल बिकॉज ही इज इनडिविजिबल। So he is individual। नकारात्मक भाव इस शब्द के पीछे हैं। वो विभाजित नहीं कर सकता, इसीलिए इंडिविजुअल है। अपना सोच ऐसा नहीं है। हम व्यक्ति बोलते हैं, व्यक्त करना, किस प्रकार व्यक्त करना चाहिए, किस ढंग से व्यक्त करना चाहिए, क्या क्या व्यक्त करना चाहिए, ये व्यक्तित्व के पीछे का भाव है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये पंचात्मिक विकास जब शिक्षा के माध्यम से नहीं होता है तो मनुष्य परिपूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए कंटेंट हैज टू बी जनरेटेड कीपिंग इन द माइंड दैट ऑल दीज 5 लर्निंग आउटकम्स। अभी पश्चिम के अंधानुकरण करते हुए लर्निंग आउटकम्स को हम रखते हैं, वो मैं नकारता नहीं हूं। एक सेब देखने के लिए सुंदर मात्र है, आकार मात्र है, आकार अच्छा है और रंग अच्छा है, इतना पर्याप्त नहीं है वो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक हो, यानी उसके अंदर का सत्व भी ठीक हो, यानी टेस्ट, स्वाद भी अच्छा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाह्य शुद्धिकरण, अंतःशुद्धिकरण दोनों को प्राप्त करने के लिए पंचात्मिक विकास को अपने नजर के सामने रखते हुए कंटेंट हमको डेवलप करना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा बिंदु है मेरा, पेडागोगी चेंज करना है। ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम अपने सामने खड़ा होता है। पेडागोजी यानी क्या? शिक्षा के बारे में सोच को ही परिवर्तन करना है। किसी से आप पूछिए, आप कॉलेज क्यों जा रहे हो? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों करना है? पैसे कमाना है। पैसे क्यों चाहिए? सुख चाहिए। सुख क्यों चाहिए भाई? सुख क्यों चाहिए? सुख पा लिया, बाद में आगे का क्या है? बच्चे चाहिए, शादी करनी चाहिए, भवन निर्माण करना चाहिए, कार में घूमना चाहिए कुत्ते के साथ। अरे वो सब हो गया भाई, आगे क्या? इतना सब करने के बाद सुखी हो क्या? नहीं। इतना सब करने के बाद भी सुखी नहीं है, फिर क्यों करना? वो सब बेकार है ना। अरे शिक्षा का उद्देश्य क्या है? 185 वर्ष पहले से शिक्षा का सोच को ही परिवर्तन करने का दुस्साहस और दुष्ट साहस मैकाले ने किया। इसको अंतिम विदा देने का बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दायित्व निभाने का एक सुअवसर भगवान ईश्वर ने हमारे सामने एक
अवसर हमें दे दिया है। इस गंभीरता से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लागू करने के लिए दिन रात पूरा तन मन लगाकर हमको काम करना पड़ेगा। यही आपके चरणों में मेरा विनम्र निवेदन है। शिक्षा नौकरी के लिए नहीं है भाई, शिक्षा मुक्ति के लिए है। ऐसा कहने के बाद चेहरे पर मुस्कान आ जाता है, अरे ये कहां से आया ये बंदा, मोक्ष के बारे में आजकल के भोग लालसा से भरा हुआ इस दुनिया में मोक्ष के बारे में बात करने वाला ये ही बेकार है, ऐसे मेरे बारे में आप सोच सकते हो। सोचना भी चाहिए, सहज है। लेकिन मोक्ष के बारे में आप ऐसे इसीलिए सोचते हैं कि कोई जाकर मोक्ष प्राप्त किए हुए व्यक्ति आकर रिपोर्ट नहीं दिया है, हमें पता नहीं है वो कैसा रहेगा। मोक्ष से बहुत आनंद मिलता है, अरे अभी भी हम आनंद से है ना, ऐसा हमको लगता है। लेकिन बहुत बड़े बड़े संत जो मनीषी इस देश में हो चुके हैं, विवेकानंद जी हो, अरविंद जी हो, ऐसे अभी भी वर्तमान में सुख रामदास, राम सुखदास, ऐसे संत भी हो, बहुत सारे अनगिनत संतों की जो परंपरा इस देश में चलती आ रही है, वो सभी संतों का एक ही है, आर्ट ऑफ लिविंग लाइज इन आर्ट ऑफ लिविंग। लिविंग lies in living. They only live who live for others. Rest all are dead, more than alive. जो दूसरों के लिए जीते हैं वो ही जीना जीवन है, और खुद के लिए जीवन जीना वो मरण के समान है, यानी त्याग ही जीवन है। त्याग और सेवा, यही भारत में जीवन के दो अत्यंत अनमोल आदर्श है। इसीलिए शिक्षा इसको यदि नहीं सिखाता है, नस नस में इसको त्याग का मूल्य को नहीं भरता है, तो शिक्षा बेकार है, वो काम का नहीं है। मुक्ति यानी यही है, दूसरों के लिए आप खुद के सुख का त्याग करते जाओ। ये अपने अंदर है कि नहीं है? परिवार में कितना सुख हम त्याग करते हैं भाई, परिवार के सदस्यों के लिए। बहन जी की शादी नहीं हुई है, इसीलिए बिना शादी कितने भाई रह जाते हैं। अकेली बेटी माता पिताओं की दुर्गति देखते हुए स्वयं का सुख त्याग करते हुए, शादी नहीं करते हुए भी माता पिताओं के सेवा करने के लिए कितना असीम त्याग कर देती है। शादी होने के बाद भी अपने परिवार के लिए एक माता, अरे कितना त्याग करती है। वो उगलती है विष, जहर, कई सारे नकारात्मक बातें, ये उगलती नहीं है, क्योंकि उगलने से आसपास के लोग मर जाते हैं। यदि निगलता हूं तो मैं स्वयं मर जाती हूं। इसीलिए निगलना भी नहीं चाहिए, उगलना भी नहीं चाहिए। विष को कंठ में रखकर जीवित रहे। कितनी अनगिनत माताएं अपने परिवार में नहीं है, यहां बैठे हुए अपने माता बहन भी वैसे ही हैं। त्याग नहीं है क्या अपने अंदर? इसको मन वचन कर्म में प्रकट करने का संस्कार नहीं मिल रहा है, यही बहुत बड़ी समस्या है। हम स्वार्थ सिखा रहे हैं, ये मोक्ष इसका व्यावहारिक रूप है। आर्ट ऑफ लिविंग, दूसरों के हित के लिए खुद का हित का त्याग करो। ये यदि शिक्षा के माध्यम से नहीं हम उतार नहीं सकते व्यवहार पे, तो शिक्षा बेकार है। भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। इसीलिए लर्निंग आउटकम्स को सामने रखते हुए हमको कंटेंट जनरेट करना है,
तीसरा बहुत बड़ी चुनौती है पेडागोजी का, शिक्षा पद्धति। The Western people think, they believe that the knowledge is to be transferred from teacher to the student. So they teach. So the word evolved, the teaching, सिखाना। ये इसीलिए उपज हुआ है, उत्पन्न हुआ शब्द है। ज्ञान को मस्तिष्क, शिक्षक के मस्तिष्क से छात्र के मस्तिष्क तक हस्तांतरित करना, संक्रमित करना, यही शिक्षा का मूल सोच है पश्चिम के देशों में। अपना सीधा 180 डिग्री विपरीत है। बाहर से नहीं डाला जा सकता ज्ञान, वो अंतर्निहित है, उसको अंदर से बाहर निकालना है। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक जीवी के अंदर ज्ञान अंतर्निहित है, उसको निकालना है। निकालने के लिए बाहर से प्रयास नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उसको स्वयं के प्रयास के कारण, साधना के कारण, तपस्या के कारण अंतर्निहित ज्ञान को मन, वचन, कर्म के द्वारा प्रकट करना है। ऐसे प्रकट करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बाहरी मदद आवश्यक है। दूसरे व्यक्ति को ही एक सहायक के रूप में रहना चाहिए, वो सहायक है शिक्षक। सो द टीचर शुड नॉट टीच, यू शुड स्टॉप टीचिंग। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। द पेडागोजी हैज टू बी चेंज्ड। द टीचर शुड act as a facilitator, not as a teacher. मैंने घर में जाता हूं, मैं फकीर हूं। दोपहर एक घर में भोजन करता हूं, रात्रि दूसरे घर में भोजन करता हूं। आज इस स्थान में हूं, कल दूसरे स्थान में रहूंगा। मैं फकीर हूं। जाते समय घर में, परिवारों में चर्चा करता हूं, छोटे छोटे बच्चों से पूछता हूं, आपको सीखना अच्छा लगता है या सिखाना अच्छा लगता है? भाई साहब, सीखना अच्छा लगता है। आपको भी प्रश्न पूछता हूं, साइकिल आपने सीखा या सिखाया गया? तैरना सिखाया गया या सीखा गया? हाँ, तैरना यानी पहले दाहिने हाथ को फैलाना चाहिए, नीचे से पानी को खींचना चाहिए, बाद में। अरे क्लासरूम में पढ़ाया क्या किसी ने? नहीं पढ़ाया भाई। धकेल दिया पानी में। वो हाथ पैर मारते हुए, हिलाते हुए सीखा, लेकिन पीछे एक था सुरक्षा के लिए। वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के रूप में दिशा दिखाने वाला, दिशा दर्शन कराने वाला एक व्यक्ति पीछे था। साइकिल भी ऐसे ही हमने, बाइसिकल हमने सीखा। सीखने में आनंद है, सिखाने में आप भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, माता पिता भी परेशान हैं। Nobody feels enjoy, nobody feels delighted in sitting the classrooms. क्लासरूम में कितने बच्चे आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं, आप सभी मेरे से भी अच्छे आप जानते हैं। वो जो आप दे रहे हैं वो उनके पास है, उनके पास है। He is having already all those information. We are not delivering the inspiration. We are delivering only information. खुद के मूल्य सिखाया नहीं जा सकता। a+b² = a² + b² + 2ab सिखा सकते हैं। बहुत बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए उसके लिए, लेकिन झूठ नहीं बोलना जीवन में किसी हालत में। एक बच्चा, एक लड़का एक लड़की को किस दृष्टि से देखना, एक लड़की एक लड़के को किस दृष्टि से देखना। What should be the relation between the teachers? What should be the relation between the students? What should be the relation between the teacher and the student? अरे इसको स्वयं के उदाहरण के माध्यम से संक्रमित करना है, मूल्य प्रदान करना होता है, संक्रमित करना होता है। स्वयं के जीवन के उदाहरण के माध्यम से संक्रमित करना पड़ता है, मूल्य नहीं सिखाया जा सकता। इसीलिए पेडागोजी को चेंज करना है। कैसे करना?
उनके छात्र के अंदर अंतर्निहित छिपा हुआ ज्ञान को मन वचन कर्म के द्वारा प्रकट करने के लिए मैं कैसे मददगार बन सकता हूं? दिस इज द लर्निंग मेथोडोलॉजी ऑफ भारत. दिस इज द लर्निंग मेथोडोलॉजी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नॉट न्यू एजुकेशन पॉलिसी. नई शिक्षा नीति नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है. इस पेडागोगी को चेंज करना है. भारतीय शिक्षण मंडल इस पेडागोगी को बहुत अच्छे ढंग से, भारतीय पेडागोगी को विस्तार किया है. 12 ऐसे पद्धतियां हैं जिसके कारण एक एक छात्र के अंतर्निहित ज्ञान को आसानी से मन वचन कर्म के द्वारा प्रकट करते हुए उनको ऊंचाई स्तर तक, उच्च स्तर तक ले जाने का एक श्रेष्ठतम लर्निंग मेथोडोलॉजीज का अध्ययन करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल शोध कर वहां से बाहर निकाल के उसको युगानुकूल परिवर्तन करके उसको एक वर्कशॉप के रूप में, ब्लिसिनॉर के रूप में उसको तैयार किया गया है. उसको यदि हम उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पेडागोजी चेंज करने का जो चुनौतीपूर्ण कार्य है उसको हम सफलतापूर्वक हम निभा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. रिसर्च के बारे में हमने सुना है. रिसर्च अपने यूनिवर्सिटी में रिसर्च इकोसिस्टम निर्माण करना है. एक एक छात्र के अंदर खोजने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है. प्रत्येक मनुष्य के अंदर खोजने की प्रवृत्ति ईश्वर ने डाला ही है. प्रश्न उत्पन्न होते ही हैं, उसका उत्तर ढूंढ निकालना ही रिसर्च है. भगवान है क्या, ईश्वर है क्या, ये एक प्रश्न नरेंद्र के मन में उत्पन्न हुआ. उस एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने ढूंढ निकाला, इसीलिए उन्होंने विवेकानंद बना. इसीलिए यहां स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी है. इसीलिए यहां के एक एक छात्र भी विवेकानंद बनाने के लिए शोध को बढ़ावा देना चाहिए. इसीलिए एक वातावरण का निर्माण करना चाहिए. वाइब्रेंट इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन दिस सेक्रेड एनवायरनमेंट, सेक्रेड इन रियल सेंस. इसीलिए शोध जोड़ने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं. प्राणी मात्र के सुख के लिए होना चाहिए, राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए होना चाहिए, ज्ञानवर्धन के लिए होना चाहिए, समस्या का निवारण के लिए होना चाहिए. 30,000 से भी ज्यादा पीएचडी दी गई यूजीसी के माध्यम से पिछले वर्ष. एक भी समस्या का निवारण हमको दिखाई नहीं देता. केवल प्रतिष्ठा के लिए, केवल नौकरी के लिए कॉपी पेस्ट किया हुआ पीएचडी है. से देश के हित में ये नहीं है. इसीलिए रिसर्च को आमूल चूल परिवर्तन के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो प्रारंभ किया हुआ है, उसके साथ रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन भी काम कर रहा है. इसीलिए आप सभी के सामने मेरा विनम्र निवेदन है. मैं ऐसे बहुत सारे विषय हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, आपके 3 मुद्दे आपके सामने मैं रख रहा हूँ. इसके लिए हम जुड़ जाएंगे, हमारा तन और मन दोनों समर्पित करते हुए हम इस बहुत जो श्रेष्ठ अवसर, जो सौभाग्य हमारे सामने प्राप्त हुआ है, भारत को शिखर तक ले जाने के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन ने होने वाला है, उसको हम सफलतापूर्वक करें. ऐसी शक्ति माँ भारती आपको दें, यही विनम्र निवेदन करते हुए शांति से आप सभी मेरी बात सुनी. इसीलिए आप सभी के चरणों में पुनः पुनः वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ. सुभारती ने, सुभारती